बेस्ट कोचिंग आपके नज़र में इंजीनियर्स एकेडमी या एक्सेलेंट विजन। सर, आपके अनुसार बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग कौन सा होगा एसएससी जेई के लिए? इस इंस्टीट्यूट का बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं एसएससी जेई में। एसएससी जेई चाहे आरआरबी जेई के लिए किस तरह से पढ़ा जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ले? जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज तक आप सभी लोग दूसरे के इंटरव्यू लेने वाले को देखे होंगे, जिनका नाम आप लोग जानते होंगे और बड़ी अच्छे से जानते होंगे कि ये किसी भी एजेई का एग्ज़ाम जो बच्चे निकालते हैं, एस्पिरेंट्स निकालते हैं, वो उनका इंटरव्यू लेकर हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि हम लोग इंस्पायर हों और उनसे कुछ सीखकर हम भी एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्मेंस करें। तो सबका इंटरव्यू लेने वाला को आज मैं बहुत दिन बाद पकड़ के आप लोगों के सामने लाए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल पे। तो आपको कैसा लग रहा है मेरे चैनल पे आने के बाद? थैंक यू सोनू जी, मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए, इंटरव्यू के लिए। बहुत से लोगों का इंटरव्यू मैंने लिया है, लेकिन आज तक मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं। वैसे पब्लिक में मैं जाता रहता हूँ, बहुत से लोगों से मिलता रहता हूँ, तो लेकिन ऑनलाइन इंटरव्यू पहली बार हो रहा है। बाकी क्लासेस वगैरह में एज ए मेंटर में जाता रहता हूँ, वहाँ भी बच्चों को लेक्चर्स वगैरह में देता रहता हूँ। तो थैंक यू सोनू जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सर, आज का पहला क्वेश्चन आपसे है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? बहुत सब आपसे पूछते रहते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप अपने बारे में कुछ ब्रीफली में बता दीजिए ताकि ऑडियंस को पता चल जाए। हम यूपी के इलाहाबाद जिला, आपने सुना होगा, जिसका नाम प्रयागराज है, उसमें एक गांव है जो नैनी के नजदीक कर्मा बाजार है, वहाँ के मूल निवासी हैं। और वहाँ से ही हम अपनी बचपन की पढ़ाई की है। इंटर कॉलेज वगैरह मैंने नैनी से ही अपना हाई स्कूल और इंटर किया हुआ है। उसके बाद मैंने गोरखपुर से पॉलिटेक्निक किया हुआ है 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैं तैयारी वगैरह भी करता रहा हूँ। बाद में ये ब्रांडिंग वगैरह का काम मैंने शुरू किया है। तो सर, आप सब लोग जानते हैं कि आप यूट्यूब करते हैं। यूट्यूब के अलावा कोई आपका प्रोफेशनल जो अभी काम करते हैं? यूट्यूब तो मान के चलिए मेरी इनकम का 5% ही होगा। अगर प्रोफेशन की बात किया जाए तो बुक सेलिंग में भी कुछ उसमें आ जाते हैं, लगभग 5 से 10%। इसके अलावा स्टॉक मार्केट का बिजनेस है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, सेलिंग बाइंग। सुबह 9 से 3 का यही चलता है। उसके बाद 3 के बाद अगर यूट्यूब वगैरह का कुछ काम होता है करता हूँ। बाकी यूथ पब्लिकेशन हो गया, सिविल गोली हो गई, इंजीनियर्स एकेडमी हो गई, जहाँ की बुक्स वगैरह आती हैं उसका मैं यूट्यूब पे रिव्यू वगैरह डालता हूँ, तो उससे कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। बाकी चीजें हैं जो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से अर्निंग होती रहती है। काफी सारी अर्निंग के सोर्स हैं। ओके सर, ओके। तो सर, आप बहुत सारे एस्पिरेंट का अपने चैनल पे इंटरव्यू किए हैं, बहुत सारे एजेई जो क्वालिफाई कर गए हैं उनका इंटरव्यू किए हैं, तो आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। तो आप ये बताइएगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि एसएससी जेई चाहे आरआरबी जेई के लिए किस तरह से पढ़ा जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ले? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एसएससी जेई वर्सेस अदर जे एग्जाम, चाहे वो आरआरबी का हो या किसी स्टेट का एग्जाम्स हो, ठीक है। एसएससी जेई में क्या होता है, प्री और मेंस होते हैं। प्री आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस आपका सब्जेक्टिव होता है, ये आपको पता ही है। जबकि अन्य किसी भी एग्जाम्स में, आरआरबी वगैरह में ऐसा नहीं है कि उसमें मेंस भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ से आप एसएससी जेई की अगर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो सिलेबस होता है एसएससी जेई के सिलेबस से मैच करता है, तो आप एसएससी जेई की तैयारी करिए और प्री की तैयारी ना करके डायरेक्ट आप मेंस की तैयारी करिए। प्री की तैयारी अपने आप हो जाती है। बहुत से लोग ये करते हैं कि प्री की तैयारी करते हैं, तो प्री की तैयारी नहीं होती। अगर आपका टारगेट कहीं ना कहीं एसएससी जेई है तो सबसे पहले मेंस की तैयारी करिए, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब आप मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको प्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो 1 लाइनर लगेंगे और तुरंत हो जाएंगे। अगर आप केवल प्री की करेंगे तो फिर मेंस आपको बहुत बड़ा हार्ड लगने लगेगा। तो पहले सबसे पहले हार्ड को पकड़िए। जो अभी फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो आपके व्यूअर्स वगैरह हैं, उनसे ये मैं कहना चाहूंगा कि आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ईएससी के प्रीवियस ईयर लगाइए, जो मेंस के क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करिए। जब आपकी मेंस की प्रिपरेशन हो जाए उसके बाद आप प्री के लिए ऑब्जेक्टिव बुक कोई भी उठा सकते हैं। जी, थैंक यू सर, इतना बढ़िया से आप एक्सप्लेनेशन किए कि कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, एसएससी जेई हो चाहे तो अदर एजेई का एग्ज़ाम हो।
तो आपसे एक और अच्छा क्वेश्चन है कि आप बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, तो आपको अच्छे खासी तरीके से मालूम होगा कि किस इंस्टीट्यूशंस का बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं एसएससी जेई में। तो आप बताइए कि किस इंस्टीट्यूट का बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं एसएससी जेई में। देखिए, किसी को प्रमोट चाहे तो किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बट अपना एक्सपीरियंस जो ग्राउंड लेवल से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तो आप बताना चाहेंगे। देखिए, जो एसएससी जेई, देखिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारी कोचिंग है इंडियन लेवल पे और हाई लेवल कोचिंग है, हर कोचिंगों से सिलेक्शन होता है। तो मैं किसी एक कोचिंग का नाम तो नहीं ले सकता, बस स्टडी मटेरियल की मैं अगर बात करूं, अगर किसी कोचिंग का फॉलो होता है तो सिविल इंजीनियरिंग में मेडीजी है और आपकी आईएएस मास्टर है। एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर स्पेशली एसएससी की बात करूं, तो आप इस दोनों कोचिंग के स्टडी मटेरियल को जरूर लें। अगर आप कोचिंग जहाँ कर रहे हैं वहां तो पढ़िए ही, साथ ही साथ अब इसका पैकेज पूरा मंगा लीजिए, 6, 7, 8 हजार 9 हजार का पड़ता है, वो आप मंगा के अपने पास रख लीजिए, उसको जरूर पढ़िए, उसको सॉल्व करिए। इसके अलावा अगर आप वनडे एग्जाम देते हैं, जैसे डीएफसीसीएल वगैरह हो गया या स्टेट जेई के एग्जाम्स हो गए, उसके लिए आप यूथ की बुक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो आप एक हैंडबुक जो आती है, चाहे तो यूथ की पढ़ लीजिए, चाहे तो आप एक राजस्थान अलवर की आती है हैंडबुक, आप सिविल इंजीनियरिंग, उसको पढ़ सकते हैं। वो दोनों बुक डिप्लोमा वालों के लिए जो हिंदी वाले हैं, और इंग्लिश वाले और बीटेक लेवल के लिए मैं बताऊंगा सिविल बूस्टर। ये दो सिविल बूस्टर सबके पास होनी चाहिए। अगर बीटेक के स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपके पास सिविल बूस्टर जरूर होनी चाहिए। कम से कम 10 से 15 बार कम से कम पढ़ी होनी चाहिए वो किताबें। जी सही बोले आप कि कम से कम 10-15 बार। मैंने भी किसी बड़े आदमी का कुछ वाक्य सुना था कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से बढ़िया है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, ताकि आपको उस बुक पे बहुत अच्छे से कवर हो जाए। तो और एक सर पूछना चाहेंगे कि एसएससी जेई के लिए नॉन टेक का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि चलो टेक तो किसी प्रकार से कर लेंगे, लेकिन नॉन टेक का जो ये हवा बना हुआ है ना एसएससी जेई के लिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं और कैसे आप हैंडल करना चाहते हैं, और मेरे व्यूअर को कैसे आप पढ़ने के लिए बता सकते हैं। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात, एक सिविल का सेक्शन आता है, दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सेक्शन। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जी, तो आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए जी। 10 से 12, 15 नंबर जो टॉपर्स भी निकलते हैं ना, आप हमारे इंटरव्यूज में भी देखिए, उनका ज्यादा नंबर नहीं रहता है, अधिक से अधिक 20 नंबर 22 नंबर तक रहता है। तो 50 में 50 के मैं सिविल वालों का सेक्शन बता रहा हूँ अभी, टोटल 50 में 50 कोई नहीं पाता है। अगर आप 20 नंबर तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, करंट अफेयर्स आपकी हो गई, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। जीएस सेक्शन में इतना नंबर आप आ जाएंगे, और रीजनिंग में आप 45 प्लस अटेम्प्ट करिए, टेक्निकल आप 70 प्लस पे जाइए, आराम से आपका प्री निकल जाएगा। लड़के का, कौन से लड़के परेशान होते हैं जीएस के पीछे, जिनको सब पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, स्टैटिक जीके भी पढ़ना है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी पढ़ना है, सब उन्हें सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत। अगर केवल टारगेट एसएससी जेई है सिविल वालों के लिए, तो आप 3 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी और करंट अफेयर्स। उसमें आपका जीएस पोर्शन कवर हो जाएगा। बाकी आप मेहनत जो करिए, रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन होता है जो नंबर खींचने वाले होते हैं, उसमें लड़के 45 प्लस पा सकते हैं, जिसका नंबर 45 प्लस इधर हो गया। टेक्निकल पे आप मेहनत करिए। इसलिए मैंने कहा कि पहले आप एसएससी जेई मेंस की तैयारी करिए। जब आप कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव आसानी से बनने लगेगा। तो आप 70 प्लस 80 प्लस पा सकते हैं एसएससी जेई प्री में। जब प्री कर लेंगे तो मेंस में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा। सही बात है सर। और जो केवल अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, तो आप सबसे पहले कोशिश यही करिएगा, किसी का वीडियो लेक्चर ले लीजिए, क्योंकि आपकी जो मेरिट जाती है वो 150 के ऊपर जाती है जी। तो आपको 30 प्लस नंबर पाना कंपलसरी हो जाएगा अगर आप रीजनिंग में 40 प्लस ही पाते हैं तो, और उधर आपको 90 प्लस, ये टारगेट लेकर चलना है आपको। तो आपके लिए कहीं किसी का वीडियो लेक्चर ले लीजिए। आज से बहुत सी ऑनलाइन क्लासेज हैं जो कि प्रोवाइड कराती हैं, क्लासेज, फ्री क्लासेज पढ़ाती हैं, तो उनके क्लासेज पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसे रिवीजन करते रहिए। लड़के क्या करते हैं जीएस में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लड़कों की मैं बता रहा हूँ, जीएस के नोट्स बना लेते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कर लेते हैं, बट रिवीजन नहीं करते हैं। प्रॉब्लम रिवीजन में आती है। आपका रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो। रीजनिंग के लिए कोई बुक विशेष नहीं है, आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए इतने, आप क्योंकि आप इंजीनियर हैं तो आप रीजनिंग लगा सकते हैं, तो इतनी हार्ड नहीं होती है आपकी इंजीनियरिंग।
तो आराम से आप रीजनिंग कर लेंगे, इसमें ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे प्रीवियस ईयर में तो 45+ नंबर पा सकते हैं। मेरा खुद 49 तक आया हुआ है। जी सर, जी सर। रीजनिंग में आपको मार्किंग सब्जेक्ट है, अगर रीजनिंग को 50 में 50 भी ला सकते हैं, रीजनिंग में आ भी जाता है, तो ये नन टेक हुआ बना हुआ है, बहुत गलत है सर। एसएससी जेईई के लिए बहुत ज़्यादा हुआ बना हुआ है नन टेक में, तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसको किए हैं। तो सर एक आपसे पर्सनली क्वेश्चन है कि सर आप तो बहुत सारे जेईई का इंटरव्यू लेते हैं, जेईई एस्पिरेंट का इंटरव्यू लेते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि जेईई के साथ साथ एई का भी ले सकते हैं, चाहे तो बीपीएससी जो क्वालिफाई करते हैं उनको भी ले सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता है? देखिए सोनू जी, थोड़ा सा टाइम का इशू भी है क्योंकि इसमें वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया है हमारे ऊपर। तो एसएससी जेईई एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें ऑल स्टेट के स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं, तो इसीलिए उस पर ज्यादा फोकस रहता है क्योंकि लड़कों के पास हमारी रीच ज्यादा पहुंचे। बीपीएससी है, लड़के इंटरेस्टेड तो होते हैं लेकिन बिहार वाले ज्यादा होते हैं, यूपी वाले कम होंगे, ये चीजें आ जाती है। तो मैं सेंट्रल लेवल की वैकेंसियों पर ज्यादा फोकस इसीलिए करता हूँ। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हमारे पास बहुत ऐसे, अभी राजस्थान में जो वैकेंसी का रिजल्ट है उसमें भी 4-5-6 लड़के हैं जिनका कॉन्टैक्ट है। मैं सोच रहा था उनका इंटरव्यू डालने के लिए। इसके अलावा और भी जो वैकेंसी और रिजल्ट आते रहते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट में लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट है, जिसमें मान के चलिए 200 तो प्लस जेई होंगे ही। आरआरबी में बहुत लड़कों को सिलेक्शन हुआ है, वो जेई है, कोई डीएमआरसी में, कोई एलएमआरसी में है, बहुत सारे ऐसे पीएसयू सेक्टर है जिसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं जेई है। तो मैं जैसे ही खाली पाता हूँ क्योंकि शेड्यूल मेरा काफी बिजी हो जाता है जी, तो इसके कारण इंटरव्यू कम ले पाता हूँ। मैं एई का इंटरव्यू मैंने लिया है, हमारे राज शर्मा सर है जिनका वीडियो हमारे चैनल पे आ चुका है, वो यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में एई है। तो आएगा इंटरव्यू, अगर टाइम हमें मिलता है तो हम एई के भी इंटरव्यूज ले आएंगे और स्टेट जेई और स्टेट एई के भी इंटरव्यू ले आएंगे। हम वादा करते हैं जल्दी हम ले आने वाले हैं, जल्दी। हाँ सर, आपके इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, तो जल्दी जल्दी लाते रहिएगा। सर आपके अनुसार बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग कौन सा होगा एसएससी जेईई के लिए? क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि ऑनलाइन कौन सा कोचिंग प्रीफर करें ताकि मेरे लिए बेस्ट हो, एसएससी जेईई के लिए खासकर। देखिए ऑनलाइन में 2 कोचिंगें ज्यादा फेमस है जी। सबसे ज्यादा फेमस आपकी अनअकैडमी है, जिसमें आपको जसपाल सर जैसे, जिन्हें सिविल इंजीनियरिंग का गॉड कहा जाता है, वो टीचर भी अवेलेबल आपको मिलेंगे। संदीप ज्ञानी सर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप, ये तो हो गई आपके अनअकैडमी की। इसके अलावा आप बायजूस की जो है ग्रेडअप जी, ग्रेडअप का नाम सुना होगा, वो अब बायजूस में कन्वर्ट हो गई, तो उसके पे भी आप जा सकते हैं। उसमें शुभम अग्रवाल सर की टीम बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये है अल्टीमेट लेवल की 2 कोचिंग है। बाकी इंस्टीट्यूशनल बहुत सी चलती रहती हैं, स्टेट वाइज जो है वो चलाती रहती हैं, तो उनका किसी का नाम मैं नहीं ले लूंगा। जो सेंट्रल लेवल पे जो कोचिंग चल रही हैं बहुत अच्छी, अनअकैडमी और बायजूस, इन पे आप क्लासेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको स्टेट लेवल की कोई पसंद आती है, क्योंकि पढ़ने की बात हो, जब हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं हो तो हर कोचिंग सब लड़कों के लिए बराबर कैसे हो सकती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बोले सर। सर आपके अनुसार एसएससी जेईई के लिए, चाहे तो किसी भी एई जेईई के लिए, बेस्ट ऑनलाइन रहता है या ऑफलाइन? क्योंकि बहुत सारे लड़कन कंफ्यूज रहते हैं कि ऑनलाइन क्लास धरें या ऑफलाइन, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे आपने मोबाइल क्लास के लिए उठाई, इंस्टाग्राम थोड़ा सा चलाया, 2 रील्स चलाई, अब पता नहीं चला कि 250 प्लस रील्स आपने कब देख ली। बिल्कुल सर। तो आपके लिए तो सबसे बेस्ट ऑफलाइन ही है, क्योंकि आप वहां पे कंट्रोल अपना हो जाएगा। बट जो लड़के डेडिकेटेड हैं, जो लड़के पढ़ना चाहते हैं, जिनका जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जी, जो आएंगे पढ़ेंगे चले जाएंगे, उनके लिए ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब क्लासेस को रिवाइज कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में घाटा ये है कि मान लीजिए आपकी आज तबीयत खराब है तो क्लास आपकी छूट जाती है। जो चीज छूट गई उसके बाद वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो वो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगने लगेगा। फिर उससे आप हमेशा वो फोबिया टाइप का हो जाएगा। जैसे हाइड्रोलिक्स है तो हाइड्रोलिक्स फोबिया हो जाएगा आपको, हाइड्रोलिक क्वेश्चन देखेंगे आपको डर लगने लगेगा। ऑनलाइन में क्या है, आपकी क्लास छूट गई कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद देख लीजिए। और जो लड़के प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी सजेशन दूंगा, तो आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। आप कोई भी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए, उनका जो पैकेज है वो लीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, मेहनत करिए। मेहनत में सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में या अपर लेवल पे आना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट जेईई हो, चाहे स्टेट एई हो, चाहे एसएससी जेईई हो, आरआरबी जेईई, कोई भी एग्जाम हो। जी सर,
सही बोले हैं आप सर। तो आप ये बताइए कि आपका यूट्यूब सफ़र कब से और कैसे शुरू हुआ, थोड़ा बताइएगा। यूट्यूब सफर मेरा शुरू हुआ 2018 में। मैंने हाईवे पढ़ाना स्टार्ट किया था यूट्यूब में जी। 2017 में मैंने चैनल बनाया, 3 महीने में मैंने एक ही वीडियो डाली, वो भी जी। क्लास की रिकॉर्डिंग थी। और उसके बाद 10-15 मिनट की वीडियो रही होगी, वो 3 महीने तक कोई वीडियो नहीं गई। फिर मैंने क्या हुआ, उसमें हाईवे पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया। मेरा जी। जो यूट्यूब का सफर जो पुशअप हुआ, जिसको बोलते हैं हाई जंप, जी मेरे जूनियर है रेहान रजा, जिनका इंटरव्यू आपने देखा होगा, 4 बिल्कुल से 5 सर, वीडियो बिल्कुल। उनकी है। वहां से बिल्कुल मेरा उनका इंटरव्यू क्या शायद हुआ, देखे हैं। हाँ, वहां से जंप हुआ मेरा सेशन। वहां मैंने जी। संगम उन्होंने मेरे पास कॉल किया, ऐसा है सर मेरे 7-8 दोस्त हैं, सब घूमना चाहते हैं, आप जी। इलाहाबाद के लोकल है, थोड़ा घुमा दीजिए। तो मैंने कहा इलाहाबाद में सबसे ज्यादा फेमस संगम नगरी है, तो आइए जी। संगम चलते हैं। वही संगम पे बैठ के, तो मैं कहा यार आप सेलेक्ट हुए हो, कम से कम मेरे चैनल पे इंटरव्यू आपका होना चाहिए, आप मेरे जूनियर हो। तो कहा जी। क्यों नहीं सर। तो मोबाइल एक आदमी साथ में थे, अरविंद भाई, उनको मोबाइल दिया मैंने और जी। पूछना, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया। वो 2-2.5 मिनट की वीडियो वो फेमस हो गई। जी। जब वो जी फेमस हो गए तो डिमांड और आने लगे कि और इंटरव्यू डालिए रेहान भाई का, क्योंकि वो डिप्लोमा स्टूडेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने जेई क्रैक किया, 2 साल जी। का जी एक्सपीरियंस आज की डेट में उन्हें हो चुका है। तो वहां से मेरा सफर चालू हुआ। वहां से फिर मैंने उसके बाद मैंने 1-2 इंटरव्यू और बुक रिव्यू, मैंने सिविल की गोली जो आती है जी। बुक, उसका रिव्यू मैंने डाला। वहां से कुछ मुझे पुशअप हुआ। 2018 की ये बातें हैं, अभी जी। 2018 चल रहा है। उसके बाद 2019 में सबसे पहले मेरा स्पॉन्सरशिप आया, मेरा एक कोचिंग की तरफ से, दिल्ली की कोचिंग है ईवर एग्जाम। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये है, बच्चों के लिए डिस्काउंट ऑफर निकाल रहे हैं, आपकी बातें बच्चे सुनते हैं, तो आप हमारा ये प्रमोशन कर दीजिए। तो मैंने उनका जी। प्रमोशन किया। तो वहां से मुझे पता चला कि यूट्यूब की अर्निंग से ज्यादा, एड रेवेन्यू से ज्यादा स्पॉन्सरशिप में पैसा है। जी। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर 100 रुपए मिल रहा है तो 1 रुपए यूट्यूब का पैसा रहेगा, 99 रुपए स्पॉन्सरशिप का रहेगा अभी की डेट में। बिल्कुल सर। तो मैंने क्या किया, स्पॉन्सरशिप वहां से शुरू हुई। फिर उसके बाद ये जुलाई की बात है, 2019 में आके मैंने यूथ पब्लिकेशन ज्वाइन कर लिया ऑफिशियली। पहले मैंने उनकी 10 से 15 बुक्स डाली। जो यूट्यूबर अगर देख रहे हैं, इस पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जी। अगर आप कहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ ना कुछ फ्री में काम करना पड़ेगा। मैंने जी सर। यूथ वालों के लिए काफी फ्री में काम किया। उन्होंने रिस्पांस देखा तो उन्होंने कहा कि हमारी ग्रुप डी की या यूपी पीसीएस वगैरह की बुक डाली है। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ऐसा है, ये हमारा इंजीनियरिंग का चैनल है, जी। जी तो हम इसमें नॉन टेक्निकल चीजें नहीं डाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे लिए आप अलग चैनल बना सकते हैं, तो आप जी। बनाइए, उस पर हमारी सारी बुक्स डालिए। तो 2019 नवंबर से आज 2 साल हो गया लगभग उसमें 19,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 950 प्लस वीडियोस उसमें पड़ चुकी है। सारी एक वीडियोस मैंने बनाई हुई है। जी। और मेरे चैनल पे भी लगभग 18-19 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो लगभग 18-19 हजार सब्सक्राइबर के मेरे पास 2 चैनल्स हैं। स्पॉन्सरशिप अगर यूट्यूबर्स हो आप, तो आप मेहनत करो कि आप तक जो भी कोचिंग वाले हैं, जो भी बुक सेलर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट सेलिंग है, वो आप तक पहुंचे। कंटेंट बनाओ, कॉपी पेस्ट करना छोड़ दो, नहीं तो कॉपी पेस्ट आप करोगे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं होने वाला, सही बात है सर। तो आज एक और बात हमको पता चल गई कि आपका 2 यूट्यूब चैनल है। तो सर आपका ऑन एन एवरेज कितना पेमेंट आ जाता है यूट्यूब से मंथली में, अगर स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजमेंट को मिला दिया जाए तो? ये तो कभी जोड़ा नहीं मैंने, क्योंकि इतना है ही नहीं कि हम कभी जोड़ के बैठे कि कितना कहाँ से आ रहा है। जब सारा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर होता रहता है, बस हो गया। हर जगह अलग अलग चलता रहता है। यूट्यूब का अर्निंग मैंने पहले ही बताया कि 2% 3% मानी चलिए, 97% मेरी अर्निंग अदर सोर्सेस से है। जी सर, जी सर। तो अगर केवल यूट्यूब से ही अर्निंग करना होता तो मैं हर प्रकार की वीडियो नहीं डालता कि ये वैकेंसी आ गई, इस पे फार्म भरिए, आज ये बवाल हो, नहीं, केवल इंटरव्यूज वाले वीडियो। अब कभी कभी मैंने अगर कुछ वैसी वीडियो डाली है कुछ सजेशन के लिए, तो वो बाद में डिलीट भी कर देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ वो स्टूडेंट के लिए अब जरूरी नहीं है। 1 हफ्ते तक चली, उसके बाद मैंने वीडियो हटा दी। जी सर। तो एक बहुत ज़्यादा पर्सनली क्वेश्चन आपसे है सर कि क्या आपकी शादी हो गई है या अभी नहीं हुई है, और नहीं तो कब कीजिएगा? अभी शादी नहीं हुई है और शादी का प्रोग्राम अभी है भी नहीं। अभी हम एक नया सेटअप बना रहे हैं गांव में, वहां पे सेटअप बन जाएगा। शादी 1 आध 2 साल बाद करेंगे। अभी तो भैया की शादी हुई थी।
तो अभी कोई ऐसा प्रोग्राम है नहीं, 2 साल 3 साल लगेंगे कम से कम। जी जी। तो सर आपके साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। कुछ सर क्विक क्वेश्चन मेरे पास है जो आपको रैंडमली सिलेक्ट करना है, टाइम नहीं लेना है, क्विक सिलेक्ट कर लेना है। तो इंटरव्यू के लिए आप किसको प्रीफर करना चाहेंगे, एई या जेई? जेई। जेई। बेस्ट कोचिंग आपके नज़र में इंजीनियर्स एकेडमी या एक्सेलेंट विजन? बेस्ट कोचिंग में तो दोनों का नाम मैं नहीं लूंगा। ओके सर। तीसरा इसमें आपको तीसरा ऑप्शन रखना चाहिए था। बेस्ट कोचिंग नहीं होती है, कोचिंग लड़के बेस्ट होते हैं, क्योंकि दोनों में लड़के ही पढ़ते हैं। सिलेक्शन का रेशियो आप चेक कर लीजिए दोनों कोचिंगों का, तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग बेस्ट होती है। हाँ ये होती है, उसके टीचर अच्छे होते हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा होता है, तो लड़कों को बन जाता है। बट कोचिंग दोनों ही बहुत अच्छी है, लेकिन दोनों में कौन से अच्छे है नाम में एक किसी एक का नहीं ले सकता। वैसे मेरे हिसाब से आ जाए तो एक्सेलेंट ज्यादा अच्छी है। एक्सेलेंट। तो सर अगर आपको वोट करना हो और आपके एक वोट से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो आप किनको वोट करना चाहेंगे, विकास दिव्य कीर्ति सर या खान सर? विकास दिव्य कीर्ति सर या खान सर? मैं विकास सर को वोट करूंगा। ओके सर, ओके सर। अगर आपको फिर से ब्रांच चूज करना हो अपने इंजीनियरिंग के लिए, तो आप कौन सा ब्रांच प्रीफर करेंगे, सिविल या अदर? सिविल तो बहुत अच्छी ब्रांच है, दिल से लगा हुआ है उससे, लेकिन आज की डेट में देखा जाए, आगे की मार्केट को देखते हुए, तो मैं आईटी चूज करूंगा। आईटी चूज कीजिएगा। तो थैंक्स अ लॉट सर, आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का। आपको भी मज़ा आया होगा इस इंटरव्यू से, और देखते हैं अगर ये वीडियो अच्छा खासा लोगों को हेल्प करेगी तो फ्यूचर में आपके साथ और वीडियो बनेगी। तो क्या कहते हैं सर, अगर फ्यूचर में बनाना वीडियो हो तो आर यू रेडी? हमारा फार्मूला ही हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहा है सोनू जी आप। क्योंकि सर चलिए बिल्कुल रेडी रहेंगे बच्चों के लिए, जब भी जरूरत पड़ी है तब हम हमेशा मोटिवेट करने के लिए बच्चों के लिए रेडी रहे हैं। तो बिल्कुल जब भी आप अगर कॉल करते हैं, हमारे पास टाइम होगा तो हम बिल्कुल टाइम देंगे बच्चों के लिए। सर खास करके आपका वीडियो बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, जब मैं सेमेस्टर में था तो उसी टाइम से, और मुझे आज सौभाग्य की बात है कि आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ टाइम देने के लिए। आपका ही नहीं सोनू जी, बहुत लड़कों का ख्वाहिश है, बहुत लड़कों के कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आता है जी कि सर हम जिस दिन सेलेक्ट हो जाएंगे आपसे इंटरव्यू जरूर करवाएंगे, मेरा इंटरव्यू आप लेंगे या नहीं? मैंने उन्हें कहा है बिल्कुल आप सेलेक्ट होइए, इंटरव्यू के लिए मैं खुद कॉल करूंगा। क्योंकि कुछ लड़कों, डिप्लोमा वाले लड़कों के पास ये होता है ना, उन्हें किसी जानकारी नहीं होती है। जी 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 जी। बीटेक वालों को पता चल जाता है कहीं ना कहीं से, लेकिन डिप्लोमा वाले के बच्चे बहुत ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे जिन्हें कुछ नहीं पता होता, डिप्लोमा करने के बाद क्या करें उन्हें कुछ पता नहीं होता। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। जी सर। और जब भी आप कॉल करते हैं तो आपका स्वागत रहेगा। थैंक यू सो मच सर।